हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और आज हमारे तीसरे लेसन मृदा विज्ञान या सोइल साइंस से। आज हमारी 9वीं क्लास है और हमारी पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था सेम की समस्या और मृदा शरण में हमने पहला पॉइंट कर लिया था जल शरण। और आज हमारा दूसरा पॉइंट है वायु द्वारा शरण या विंड इरेजन। वायु द्वारा शरण तेज हवा या आंधी से मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो विंड इरेजन या वायु शरण कहलाता है। यह शरण शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा शरण इसी शक्ति के माध्यम से होता है। तो हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था। तो भारत में सर्वाधिक कौन सा शरण होता है? तो वो जल के द्वारा होता है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक शरण कौन सा होता है? तो वायु द्वारा। और संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो जल द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक वायु शरण होने का कारण है राजस्थान की जलवायु, क्योंकि शुष्क व अशुष्क क्षेत्रों में कौन सा शरण होता है? तो वायु शरण होता है। और राजस्थान की अधिकांश जलवायु क्या है? शुष्क व अशुष्क क्षेत्रों में आती है। राजस्थान की जलवायु शुष्क व मरुस्थलीय होना, तो ये शरण शुष्क व अशुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक मृदा शरण इसी शक्ति के माध्यम से होता है। और इसका कारण है राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क व मरुस्थलीय। शुष्क और मरुस्थलीय राजस्थान की जलवायु होने के कारण राजस्थान में कौन सा शरण ज्यादा होता है? तो वायु द्वारा ज्यादा शरण होता है। पश्चिम राजस्थान में मृदा शरण की वायु शक्ति द्वारा स्थानांतरित बालू के टिपों का निर्माण होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में मृदा शरण की वायु शक्ति द्वारा स्थानांतरित बालू के टिपों का निर्माण होता है। तो पश्चिम राजस्थान मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में क्या है? बड़े बड़े रेत के टीले। तो यहाँ से वायु शरण होकर क्या बन जाते हैं? यहाँ टीलों का निर्माण हो जाता है। अधिकांश पश्चिम राजस्थान में ये टीले दिखाई जाते हैं। इसे स्तूप जैसे बरखान विभिन्न प्रकार के टीले पाए जाते हैं। तो इसे राजस्थान में क्या बनता है? पश्चिमी राजस्थान में तो बालू के टिपों का निर्माण होता है। किससे होता है? तो वायु शरण की शक्ति से। अब बात करते हैं थार मरुस्थल विस्तारित राज्यों। तो थार मरुस्थल विस्तारित राज्य भारत में कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में वायु शक्ति से मृदा शरण सर्वाधिक होता है। तो भारत में जहाँ थार का मरुस्थल का विस्तार है उन राज्यों में वायु शक्ति से मृदा शरण सर्वाधिक होता है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। वहाँ मई जून में तेज आंधी चलने से सर्वाधिक वायु शरण होता है। तो उत्तरी पश्चिमी लगभग ये राजस्थान के लगभग इस क्षेत्र में गंगानगर से लेकर यहाँ बाड़मेर तक क्या है? उत्तरी पश्चिम में कम वर्षा होती है। और मई जून में क्या चलती है? आंधी लगभग गंगानगर में 27 दिन चलती है सर्वाधिक। और सर्वाधिक 5 दिन चलती है झालावाड़ में। तो सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। राज्य के उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और वहाँ मई जून में तेज आंधी चलने से सर्वाधिक वायु शरण होता है। और वायु द्वारा मृदा का परिवहन 3 प्रकार से होता है। पहला है उच्छलन या जिसे सल्टिटेशन कहते हैं। तो उच्छलन, इसमें मृदा कणों का व्यास 0.1 से 0.5 mm होता है। तो उच्छलन में मृदा कणों का व्यास कितना होता है? तो 0.1 से 0.5 मिलीमीटर या 0.5 mm होता है। ये कण अपने स्थान से ऊपर उछलने लगते हैं और थोड़े चलकर नीचे गिर जाते हैं। तो उच्छलन में कणों का व्यास कितना होता है? तो 0.1 से 5। ये यहाँ से शुरू होते हैं। इसके कण थोड़ी साइज क्या होती है? तो इसका व्यास होता है 0.1 से 0.5, जिससे कुछ दूरी तक उड़ के वापिस यहाँ क्या गिर जाते हैं। तो ये क्रिया किसमें होती है? तो उच्छलन में तो उच्छलन क्या है? इसमें मृदा कणों का व्यास 0.1 से 0.5 होता है। ये कण अपने स्थान से ऊपर उछलने लगते हैं और थोड़े चलकर गिर जाते हैं। मृदा शरण में भार की दृष्टि से 50 से 75% भाग इस क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो मृदा शरण में भार की दृष्टि से 50 से 75% भाग इस क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया। तो वायु द्वारा शरण में सबसे अधिक वायु शरण किस प्रक्रिया से होता है? तो वह उच्छलन से।
उच्चलन से लगभग 50 से 75% वायुसरण किससे होता है, तो वो उच्चलन प्रकार से होता है। क्योंकि वायुसरण परिवहन के कितने प्रकार हैं, 3। पहला है उच्चलन, और उच्चलन से 50 से 75% वायुसरण इसी क्रिया के द्वारा होता है। अब हमारे दूसरा है निलंबन या सस्पेंशन। इसमें मृदा कणों का व्यास 0.1 mm से कम होता है। इसका होता है 0.11 mm से कम, और उच्चलन होता है 0.1 से 0.5 mm। ये कण छोटे होने के कारण ये हवा के साथ उड़कर वातावरण में लटकते रहते हैं और हजारों किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका व्यास 0.5 होने कुछ दूरी पर जाकर गिर जाते हैं, लेकिन ये हवा में क्या करते हैं, लटकते रहते हैं और बहुत दूरी तक स्थानांतरित होते रहते हैं। इस वायुसरण से लगभग 3 से 4% वायुसरण किससे होता है, तो वो निलंबन या सस्पेंशन से होता है, और लगभग 50 से 75% वायुसरण की क्रिया उच्चलन से होती है। तीसरा है सतह दर्पण या सरफेस क्रीप। सतह दर्पण या तीसरा प्रकार कौन सा है, तो सतह दर्पण या सरफेस क्रीप। इसमें मृदा कणों का व्यास 0.5 mm से अधिक होता है। तो 0.1 mm से कम किसका होता है, तो निलंबन का, और 0.1 से 0.5 किसका होता है, तो उच्चलन का, और 0.5 mm से भी अधिक किसका होता है, तो होता है सतह दर्पण या सरफेस क्रीप का। इस मृदा में कणों का व्यास कितना होता है, तो 0.5 mm से अधिक होता है। भारी होने के कारण ये कण वायु की गति के साथ ऊपर नहीं उड़ सकते, अतः भूमि की सतह पर रेंग कर स्थानांतरित होते हैं। वायुसरण का 5 से 25% सरण इस क्रिया द्वारा होता है। तो पहले हम बात करते हैं उच्चलन की। तो इसके कण 0.1 से 0.5 होने के कारण ये कुछ दूरी पर जाकर क्या करते हैं, गिर जाते हैं, और लगभग 50 से 75% वायुसरण की क्रिया किससे होती है, तो वो उच्चलन से होती है। दूसरा है निलंबन या सस्पेंशन, जिसे लगभग 3 से 4% होते हैं। इसके कण 0.1 mm से कम होता है, और इसके कण हवा में लटकते रहते हैं और बहुत लंबी दूरी तक ये हवा मृदा के कण स्थानांतरित होते रहते हैं। तीसरा हमारा सतह दर्पण या सरफेस क्रीप। इसमें लगभग 5 से 25% तक वायुसरण की क्रिया पाई जाती है, और इसका व्यास होता है 0.5 mm से अधिक। अब बात करते हैं वायुव्य मृदासरण का नियंत्रण कैसे होता है। तो पहला है कर्षण क्रियाओं के माध्यम से। वायुव्य मृदासरण का नियंत्रण में पहला है कर्षण क्रिया द्वारा नियंत्रण। तो जीवांश व हरी खादों का प्रयोग करना चाहिए। कर्षण क्रियाओं में क्या क्या, तो जीवांश व हरी खादों का प्रयोग, पशु की चराई पर रोक लगाकर, भूमि को पड़ती छोड़कर, फसल चक्र में दलहन व घासों को शामिल करना, और मृदा सतह पर पलवार या मल्चिंग का प्रयोग करना व भू परिष्करण की क्रिया अपनाना। तो वायु मृदासरण का नियंत्रण में पहली कर्षण क्रियाओं के माध्यम से वायुसरण नियंत्रण। इसमें जीवांश खाद व हरी खाद का प्रयोग, पशुओं की चराई पर रोक, भूमि को पड़ती छोड़ना, फसल चक्र में दलहन में घासों को शामिल करना, और मृदा सतह पर पलवार या मल्च का प्रयोग कर वे भू परिष्करण की क्रिया अपनाना। दूसरा इसमें रेगिस्तानी झाड़ियों एवं पेड़ लगाना। तो दूसरा इसमें क्या है, रेगिस्तानी झाड़ियाँ एवं पेड़ लगाना। उसमें पहले हम वृक्ष, झाड़ियाँ और घासें के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है वृक्ष। तो वो मृदासरण को रोकने के लिए वृक्ष कौन कौन से हैं, तो पहला है खेजड़ी, दूसरा है शीशम, तीसरा है रोहिड़ा, चौथा है विलायती बबूल, और पांचवा है इजरायली बबूल। तो विलायती बबूल का खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रोसोपिस सिनेरिया। और शीशम का है डालबेरी का शिशु, और रोइडा का है टिकोमेला अंडुलेटा। विलायती बबूल का है प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा, और इजराइल बबूल का है आसिसिया टोर्टालिस। तो वर्ष कौन कौन से, खेजड़ी जिसका वनस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, अगला है शीशम जिसका वानस्पतिक नाम है डालबेरी का शिशु, अगला है रोइडा जिसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, चौथा है विलायती बबूल जिसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। खेजड़ी का तो वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, और विलायती बबूल का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अगला इजरायली बबूल, इसका वानस्पतिक नाम है आसिसिया टोर्टालिस।
अगली है झाड़ियाँ, जिसमें पहली है खींप और उसके बाद है फोग और अरंडी और जरबेरी। तो खींप का वानस्पतिक नाम है लेप्टोडेनिया पायरोटोक्निका लेप्टोडोनिया पायरोटोक्निका। फोग का वानस्पतिक नाम है कालीगोनम पॉलीगोनोइडेस। और अगली है अरंडी, जिसका नाम है रिसिनस कॉम्यूनस। अगली है जरबेरी, जिसका नाम है जिजिपस रोटुंडियोफोलिया। अगली है घासें, इसमें पहली घास है सेवन घास, जिसका वानस्पतिक नाम है ल्यूसिकस सिंडिकस किसका वानस्पतिक नाम है तो सेवन का। दूसरा अंजन घास, जिसका वानस्पतिक नाम है कैंथ्रुस क्लियरिस। मरुस्थलीय क्षेत्रों में शरण रोकने के लिए सबसे कारगर कौन सी है तो वे घासें कौन कौन सी तो सेवन और अंजन, जिसका सेवन का वानस्पतिक नाम है ल्यूसिकस सिंडिकस और अंजन घास का वानस्पतिक नाम है कैंथ्रुस क्लियरिस। अब हम बात करते हैं वायवीय मृदा क्षरण का नियंत्रण में। पहला हमने देखा आकर्षण क्रियाओं के माध्यम से और दूसरा देखा रेगिस्तानी झाड़ियों में पेड़ लगाना। तो वायु मृदा क्षरण का नियंत्रण में हमारी तीसरी विधि है वायुरोधी पट्टियां विंड ब्रेक का निर्माण करना। वायुरोधी पट्टियों या विंड ब्रेक का निर्माण करना, इसमें पहला है ये एक पेड़ पौधों व झाड़ियों की जैविक संरचना होती है। तो वायुरोधी पट्टियां क्या होती है, ये एक पेड़ पौधों व झाड़ियों की जैविक संरचना होती है जो वायु के लिए अवरोध पैदा कर खेत की मृदा को क्षरण होने से बचाती है। तो ये क्या है, ये पेड़ पौधों व झाड़ियों की जैविक संरचना होती है जो वायु के लिए अवरोध पैदा कर खेत की मृदा को क्षरण होने से बचाती है। वायुरोधी पट्टियां हवा की दिशा के विपरीत उत्तर पश्चिम में लगाई जाती है। तो वायुरोधी पट्टी किस दिशा में लगाई जाती है तो उत्तर पश्चिम दिशा में लगाई जाती है, क्योंकि इसे मृदा अपरदन के साथ साथ शीत ऋतु में उत्तर दिशा से आने वाली शीतलहर पाला व ग्रीष्म ऋतु मई जून में पश्चिम दिशा से आने वाली शुष्क हवा लू से फसलों को बचाया जा सकता है। तो वायुरोधी पट्टियां हवा की दिशा के विपरीत उत्तर पश्चिम में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है तो उत्तर पश्चिम दिशा में लगाई जाती है, क्योंकि इसमें मृदा अपरदन के साथ साथ शीत ऋतु में उत्तर दिशा से आने वाली शीतलहर पाला व ग्रीष्म ऋतु मई जून में पश्चिम दिशा से आने वाली शुष्क हवा लू से फसलों को बचाया जा सकता है। तीसरा है पेड़ों को पिरामिड आकार में लगाकर तैयार की गई संरचना शेल्टर बेड कहलाती है। तो पेड़ों को पिरामिड आकार में लगाई गई संरचना क्या कहलाती है तो शेल्टर बेड कहलाती है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में विभिन्न ऊंचाइयों के पेड़ पौधों की 2 से अधिक पंक्तियां होती है। तो पेड़ों के पिरामिड आकार में लगाकर तैयार की गई संरचना क्या कहलाती है तो शेल्टर बेड कहलाती है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में विभिन्न ऊंचाइयों तो किस दिशा में तो उत्तर दक्षिण दिशा में विभिन्न ऊंचाइयों के पेड़ पौधों की 2 से अधिक पंक्तियां होती है। अब हम कुछ अन्य हमारे पॉइंट बच गए थे मृदा क्षरण से, तो हम क्लियर करते हैं। तो मृदा क्षरण भौतिक रूप से मिट्टी के कणों को अपने स्थान से हटाने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं, अर्थात मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा अपरदन 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मृदा अपरदन 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि भारत में ये 16 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। पहला है वेव अपरदन, जल एवं वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन कौन सा है तो वेव अपरदन। अगला है एंथ्रोपोजेनिक अपरदन, भूमि पर पशुओं की अधिक चराई से होता कौन सा अपरदन तो एंथ्रोपोजेनिक अपरदन। अगला है एलुवियल अपरदन, जल द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी से बनी मृदाएं क्या कहलाती है तो एलुवियल मृदाएं कहलाती है। अगला है एओलियन या लोअस मृदा, वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी मृदाएं क्या कहलाती है तो एलोलियन या लोएस मृदा कहलाती है। वेव अपरदन क्या होता है, जल एवं वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन। एंथ्रोपोजेनिक अपरदन है, भूमि पर पशुओं की अधिक चराई से होता है। और एलुवियल जल द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी से बनी मृदाएं। और एओलियन या लोएस वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी मृदाएं। हमने मृदा क्षरण की यांत्रिक विधियों के बारे में अध्ययन किया था, कुछ विधियाँ बच गई थी तो हम वापस एक बार रिवीजन के तौर पर वन लाइनर देखते हैं। तो मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ, भूमि पर 2% से अधिक ढाल हेतु उपयुक्त है। यांत्रिक विधियाँ किसमें है तो भूमि के 2% से अधिक ढाल हेतु उपयुक्त है। पहली है कंटूर खाई बनाना या कंटूर ट्रेस, तो ढलान के अनुसार अलग अलग क्यारी बनाना, इससे खेत का अतिरिक्त जल बाहर निकालना। दूसरा है जिंक टेरेस,
ये 3 से 10% ढलान वाली भूमि में प्रयुक्त होता है। 60 सेंटीमीटर चौड़ी व 30 सेंटीमीटर गहरी तथा उपयुक्त लंबाई की खाई उचित अंतराल पर खोदी जाती है। इन खाइयों में पेड़ों की रोपाई की जाती है। तीसरा है बेंच टेरेस, ये 16 से 33% ढलान वाली भूमियों में अपनाते हैं। चौथा है ब्रॉडबैंड एंड फेरो, ये विधि गहरी काली कपास मृदाओं में उपयुक्त होती है। ये विधि मानसून में दलदली मृदाओं में प्रयुक्त होती है। तो ब्रॉडबैंड एंड फेरो ये विधि गहरी काली कपास मृदाओं में प्रयुक्त होती है। ये विधि मानसून में दलदली मृदाओं में प्रयुक्त होती है। वानस्पतिक प्रतिरोध, पांचवा कौन सा है? वानस्पतिक प्रतिरोध खस घास, जिसे वेटिवेरिया या दूब घास आदि लगा। तो वानस्पतिक प्रतिरोध कौन सा? एक तो खस और दूसरा दूब घास। अगला है एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि फसलों के साथ उद्यानिकी, वानिकी व झाड़ियों खेती करना। कृषि फसलों के साथ उद्यानिकी, वानिकी व झाड़ियों खेती करना क्या कहलाता है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। अगला है सातवां है ऊर्ध्व मल्च, वर्टिकल मल्च, हल्की व गहरी खाइयाँ ढलान की विपरीत दिशा में बनाना। फसलें जैसे कौवा, चाय, कॉफ़ी आदि बागानों में प्रयुक्त होती हैं। तो ऊर्ध्व मल्च हल्की व गहरी खाइयाँ ढलान की विपरीत दिशा में बनाना। फसलें जैसे कहवा, चाय, कॉफ़ी आदि बागानों में प्रयुक्त होती है। अगले अजो भूमि की गहरी जुताई, सब सोइलर की सहायता से भूमि को की कठोर परत को तोड़कर 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना। अगली है वायु अपर्दन की रोकने की विधियाँ। पहली है वायुरोधी पट्टियाँ निर्माण, हवा की दिशा के विपरीत भौतिक संरचना, विंड ब्रेक एवं पौधों एवं झाड़ियों को शेल्टर बेल्ट लगाना। हवा की दिशा के विपरीत भौतिक संरचना कौन सी है? तो विंड ब्रेक एवं पौधों एवं झाड़ियों में कौन सा लगाना? तो शेल्टर बेल्ट लगाना। अगली है मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। ये सामान्यतः सूक्ष्म माइक्रोपोर में पाया जाता है। मृदा जल 12 एटीएम मेगापिक्सल आवर्ज प्रदर्शित करते हैं। अगला है संसर्जन, समान प्रकृति के अणुओं के मध्य आकर्षण, जैसे जल के एक अणु का दूसरे अणु से। अगला है असंजन, असमान प्रकृति के अणुओं के मध्य आकर्षण, जैसे जल के अणु का मृदा अणु से। मृदा जल का ये क्या कहलाता है? असंजन। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास वायु शरण में उनके प्रबंधन के बारे में। थैंक यू।